प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। इससे पहले कि आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर थ्योरी के लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं सुने तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.1। व्हाई डज ए हंटर एमिंग ए बर्ड इन अ ट्री मिस द टारगेट एग्जैक्टली एट द बर्ड। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि एक बर्ड है जो कि एक ट्री पर बैठा हुआ है। जब एक हंटर यानी शिकारी उस पर बिल्कुल सीधा निशाना बांधता है तो बुलेट जाकर उस बर्ड के साथ हिट नहीं करती बल्कि जो टारगेट है वो मिस हो जाता है। इसकी क्या वजह है, इसका रीजन देना है आपने। लेट्स से यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि एक बर्ड है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ में, और यहां पर एक हंटर है। अब हंटर क्या करेगा, बुलेट को फायर करेगा, बिल्कुल उसने सीधा बर्ड पर निशाना बांधा हुआ है। जब वो बुलेट को फायर करेगा तो जैसे ही बुलेट गन से लीव करेगी तो उस वक्त क्या होगा कि वो प्रोजेक्टाइल के तौर पर एक्ट करेगी। इस तरह से कुछ यहां पर बुलेट को फायर किया। अब जैसे जैसे बुलेट आगे मूव करेगी इसी तरह बुलेट नीचे भी आएगी क्योंकि इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है जो इसको डाउनवर्ड पुल कर रही है। तो जैसे जैसे ये आगे जाएगी ऐसे ऐसे ये बुलेट नीचे की तरफ भी मूव करेगी और क्या होगा कि जो टारगेट है वो मिस हो चुका है। अब ये क्यों मिस हुआ है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब देखें, अगर हंटर चाहता है कि उसका टारगेट मिस ना हो और बुलेट जाकर टारगेट से स्ट्राइक करे तो उस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा ऊपर निशाना बांधना पड़ेगा कुछ इस तरह से। लेट्स से यहां पर हंटर है और बर्ड कुछ इस जगह पर है। अब हंटर ने जो निशाना बांधा है वो थोड़ा ऊपर है। अब क्या होगा कि बुलेट इस तरह से जाएगी और जाकर बर्ड को स्ट्राइक कर जाएगी। अब जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पर कंपनसेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमने यही चीज लिखनी है, तो चलिए उठाकर लिख देते हैं। यहां पर अब हमने इसी चीज को उठाकर लिख दिया है। जब चैप्टर नंबर 1 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहां पर बताया था कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उनमें सबसे पहले आपने एक लाइन में डायरेक्ट टारगेटेड आंसर करना होता है उस क्वेश्चन का और उसके बाद अपने आंसर को एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमने वही बात लिखी है जो भी यहां पर मैंने आपको समझाई थी। ए हंटर मिसेस द टारगेट व्हेन एमिंग एग्जैक्टली एट द बर्ड ड्यू टू द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन द बुलेट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। देखें, जब हंटर बुलेट को फायर करेगा तो जैसे ही वो बुलेट गन से निकलेगी तो एक प्रोजेक्टाइल के तौर पर एक्ट करेगी। उसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि कर्व्ड होगा ड्यू टू द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि बुलेट जैसे जैसे आगे मूव करेगी उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो एक्ट करेगी जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आएगी साथ साथ। इसी वजह से हमने लिखा है ड्यू टू दी डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उसको ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल कर रही है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, जब वो आगे मूव कर रही है। अब यही जो आंसर में यहां पर लिखा है इसको एक्सप्लेन कर देना है 3-4 लाइंस में। किस तरह से करेंगे, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड इट एक्ट्स एज ए प्रोजेक्टाइल, कि जब एक बुलेट को फायर किया जाता है तो वो प्रोजेक्टाइल के तौर पर एक्ट करती है एंड इमीडिएटली एक्सपीरियंसेस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जैसे ही बुलेट गन से निकलती है साथ ही उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से वो क्या एक्सपीरियंस करती है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप पूछेंगे सर बुलेट जब गन से निकलती है तो प्रोजेक्टाइल के तौर पर क्यों एक्ट करती है। तो भाई जिस भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर लॉन्च किया जाए ताकि वो किसी टारगेट पे जाके हिट करे तो वो प्रोजेक्टाइल ही कहलाता है। दिस कॉजेज द बुलेट टू फॉलो ए कर्व्ड पाथ। इसकी वजह से क्या होगा, जो हंटर था उसने जो बुलेट फायर किया उसने तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में की है सीधा निशाना बांधकर,
बट क्योंकि बुलेट जैसे ही वहां से निकलती है गन से तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से बुलेट सीधी आगे नहीं जाएगी बल्कि कर्व पाथ फॉलो करेगी। इस तरह से अगर पहले बुलेट यहां पर थी तो इस तरह से अब पाथ उसका कर्व हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ आ जाएगी वो। इफ द हंटर एम्स एग्जैक्टली एट द बर्ड, क्योंकि क्वेश्चन वो यही कह रहा था ना कि एग्जैक्टली एट द बर्ड अगर एम करता है तो इसका मतलब है कि अगर हंटर एग्जैक्टली एम करेगा बर्ड पर, यानी एग्जैक्टली बर्ड पर निशाना बांधेगा, तो क्या होगा कि जो बुलेट है वो ड्रॉप हो जाएगी बिलो द टारगेट, जिस तरह मैंने आपको समझाया था बिफोर रीचिंग इट, यानी टारगेट के साथ स्ट्राइक करने से पहले ही वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से टारगेट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। देयरफॉर टू हिट द बर्ड एक्यूरेटली द हंटर मस्ट एम स्लाइटली अबव टू कंपेंसेट फॉर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसलिए फिर हंटर को क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो दूसरी डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि हंटर को थोड़ा सा ऊपर निशाना बांधना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा निशाना नहीं बांधना बर्ड पर, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर बांधना है, ताकि जब ग्रेविटी बुलेट पर एक्ट करेगी, बुलेट नीचे आएगी तो वो जाकर बर्ड को ही हिट करे, यानी ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो कंपनसेट हो जाए। तो यहां तक इस क्वेश्चन नंबर 2.1 का आंसर कंप्लीट होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2.2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.2। A person falling on a heap of sand does not hurt more as compared to a person falling on a concrete floor. Why? इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर हीप ऑफ सैंड यानी रेत के ढेर पर कोई पर्सन फॉल करता है, गिरता है, तो उस केस में क्या होगा, जो कुलियन टाइम होगा वो ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो जो हीप ऑफ सैंड है वो डिफॉर्म होगा, यानी जो सैंड है वो थोड़ी बिखर जाएगी, जिसकी वजह से कुलियन टाइम क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम में पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये रफ साइड है। अब यहां पर देखिए F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम को हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा P, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो डेल्टा है चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब यहां पर कुलियन टाइम क्या है, ये डेल्टा T, दिस इज द कुलियन टाइम। देखिए, जब हीप ऑफ सैंड पर एक पर्सन फॉल होगा तो उस केस में क्या होगा, जो कुलियन टाइम या टाइम ऑफ इंपैक्ट भी इसको हम कहते हैं, जिसे ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है, वो ज्यादा होगा। जब ये डेल्टा T ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, ये F कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में। इस केस में जब फोर्स कम होगी तो पर्सन को इंजरी के चांसेस भी कम होंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं कंक्रीट फ्लोर। देखिए, कंक्रीट फ्लोर में किसी किस्म की कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे वो हिट करेगा वहां पर कुलियन टाइम तो बहुत ही स्मॉल होगा, क्योंकि वो बिल्कुल हार्ड सरफेस है कंक्रीट फ्लोर। इस केस में फिर क्या होगा, F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये चेंज इन मोमेंटम है, P स्मॉल है। इस केस में डेल्टा T स्मॉल होगा, जब डेल्टा T स्मॉल होगा तो F क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो जब फोर्स ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा कि इंजरी के चांसेस भी ज्यादा होंगे, यानी वो पर्सन जो सैंड हीप ऑफ सैंड पर फॉल करता है उसके लिए हर्ट होने के चांसेस कम है बनिस्बत इसके जब वो कंक्रीट फ्लोर पर फॉल करेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हीप ऑफ सैंड पर जब कोई पर्सन फॉल होगा तो वहां पर कुलियन टाइम या टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या होगा, वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी और हर्ट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बट कंक्रीट फ्लोर के केस में क्या होगा कि वो कुलियन टाइम स्मॉल होगा और F क्या हो जाएगी, फोर्स लार्ज हो जाएगी, जिसकी वजह से हर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको इंपल्स वाले लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई है, वहां पर एक क्विक क्विज था, उसमें इस चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहां पर अब हमने इसी चीज को उठाकर वर्डिंग में लिख दिया है किस तरह से, ए पर्सन फॉलिंग ऑन ए हीप ऑफ सैंड डज नॉट हर्ट बिकॉज सैंड इंक्रीजेस द टाइम ऑफ इंपैक्ट विच रिड्यूसेस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्सन। एक बात याद रखें, जब भी कोई सरफेस सॉफ्ट होती है तो उस पर जब कोई पर्सन फॉल करता है तो उस केस में जो इंपैक्ट टाइम है या टाइम ऑफ कुलियन है वो लार्ज हो जाता है, और जब पर्सन हार्ड सरफेस पर फॉल करेगा जैसे कि कंक्रीट फ्लोर है तो उस केस में जो टाइम ऑफ कुलियन है वो स्मॉल हो जाएगा। यहां पर हमने यही लिखा है कि सैंड के केस में जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सैंड क्या होती है, सॉफ्ट होती है। जो हीप ऑफ सैंड है ऑब्वियसली जब पर्सन उस पर फॉल करेगा तो उस केस में वो डिफॉर्म होगा, which reduces the force experienced by a person। जब टाइम ऑफ इंपैक्ट या टाइम ऑफ कुलियन इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फोर्स पर्सन एक्सपीरियंस करेगा वो रिड्यूस हो जाएगी। यह हमें कहां से पता चला, इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट से। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने वन लाइन में आंसर किया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाई
और इसी वन लाइन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। जिस तरह भी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम उसकी स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। व्हेन ए पर्सन फॉल्स ऑन अ हीप ऑफ सैंड द टाइम ऑफ कोलिजन डेल्टा टी इज इंक्रीज ड्यू टू द सॉफ्ट सरफेस। जब पर्सन हीप ऑफ सैंड पर फॉल करेगा, क्योंकि वहां पर जो सरफेस है वो सॉफ्ट है, हीप ऑफ सैंड नीचे की तरफ दब जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो टाइम ऑफ कोलिजन है डेल्टा टी वो ज्यादा होगा। सो द फोर्स F बिकम स्मॉलर। जब यहां से डेल्टा टी इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। जब फोर्स डिक्रीज कर जाएगी तो ये वाली जो कंडीशन है, अ पर्सन फॉलिंग ऑन हीप ऑफ सैंड डज नॉट हर्ट मोर, ये वाली सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी उसको कोई इतने ज्यादा इंजरी के चांसेस नहीं होंगे। इन कंट्रास्ट ए कंक्रीट फ्लोर ऑफर्स ऑलमोस्ट नो कंप्रेशन। जब कोई पर्सन कंक्रीट फ्लोर पर फॉल करता है तो वहां पर क्योंकि सरफेस हार्ड है, इट्स मीन कोई कंप्रेशन नहीं होगी, वहां पर कंक्रीट फ्लोर में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगी, जिसकी वजह से जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो वेरी शॉर्ट होगा एंड हेंस अ वेरी लार्ज फोर्स काजिंग मोर इंजरी। जब टाइम ऑफ कोलिजन डेल्टा टी यहां से स्मॉल होगा तो फोर्स इस फार्मूला से लार्ज हो जाएगी। जब फोर्स लार्ज हो जाएगी तो यहां से जो इंजरी के चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो हीप ऑफ सैंड पर फॉल करता है वो इतना हर्ट नहीं होता बनिस्बत उस पर्सन के जो कंक्रीट फ्लोर पर फॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3। इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेट द कंडीशंस अंडर व्हिच बर्ड्स फ्लाई इन एयर। कहते हैं कि वो एक कंडीशंस बताएं जिनमें कोई भी बर्ड एयर में फ्लाई कर सकता है। यहां पर भी हमने सबसे पहले एक लाइन में डायरेक्ट आंसर किया, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या कंडीशन है? अ बर्ड फ्लाइज व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। कोई भी बर्ड उस वक्त फ्लाई कर सकता है एयर में जब उस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो बैलेंस्ड होंगी। किस तरह से बैलेंस्ड होंगी? फॉर ए बर्ड टू फ्लाई टू कंडीशन मस्ट बी मेट। कोई भी बर्ड उस वक्त एयर में फ्लाई कर सकता है जब वो दो कंडीशंस पूरी करेगा। कौन सी दो कंडीशंस हैं? नंबर 1 लिफ्ट इक्वल्स वेट, नंबर 2 थ्रस्ट इक्वल्स ड्रैग। अब लिफ्ट का क्या मतलब है, वेट का क्या मतलब है? देखिए जो बर्ड के विंग्स हैं उनकी वजह से क्या होगी, अपवर्ड लिफ्ट फोर्स जनरेट होगी और ये अपवर्ड लिफ्ट फोर्स एक्चुअली डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करेगी। यानी जो अपवर्ड लिफ्ट फोर्स है जो विंग्स ऑफ बर्ड की वजह से जनरेट होती है उसको बैलेंस करना चाहिए डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी को। इसी केस में जो बर्ड है वो अपनी कांस्टेंट हाइट मेंटेन रख सकेगा। अब यहाँ पर अपवर्ड लिफ्ट फोर्स हर बर्ड के लिए मुख्तलिफ होती है। देखें ये स्ट्रक्चर ऑफ द विंग्स पर डिपेंड करता है कि किसी बर्ड के विंग्स का क्या स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करता है कि उस बर्ड के विंग्स से अपवर्ड लिफ्ट फोर्स कितनी जनरेट हो रही है। बट यहां पर किसी भी बर्ड को फ्लाई करने के लिए जरूरी है कि जो उसकी विंग्स की वजह से अपवर्ड लिफ्ट फोर्स जनरेट हुई है वो डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करे। देखिए अपवर्ड लिफ्ट फोर्स जो जनरेट हुई है उसकी वजह से वो ऊपर मूव करेगा। जब तक ये डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस नहीं करेगा तब तक वो कांस्टेंट हाइट मेंटेन नहीं रख सकता। और इस केस में एक और बात भी समझना जरूरी है, जब अपवर्ड लिफ्ट फोर्स ज्यादा होगी डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी से तो उस केस में क्या होगा, बर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब अपवर्ड लिफ्ट फोर्स कम होगी डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी से उस केस में क्या होगा, बर्ड नीचे की तरफ आएगा। यहां से मालूम हुआ कि कांस्टेंट हाइट मेंटेन रखने के लिए लाजमी है कि लिफ्ट और वेट ये दोनों आपस में इक्वल हो या एक दूसरे को बैलेंस करें। दूसरी कंडीशन क्या है, थ्रस्ट इक्वल्स ड्रैग। अब देखिए थ्रस्ट क्या चीज है, एक्चुअली ये फोर्स है द फॉरवर्ड थ्रस्ट फ्रॉम फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। जब कोई भी बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करता है तो वहां पर थ्रस्ट जनरेट होता है। किस तरह से? फॉरवर्ड थ्रस्ट भी जनरेट होता है और अपवर्ड थ्रस्ट भी जनरेट होता है। यहां पर हमने फॉरवर्ड थ्रस्ट का जिक्र किया है कि फॉरवर्ड थ्रस्ट फ्रॉम फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मस्ट ओवरकम द एयर रेजिस्टेंस। अब देखें जब बर्ड आगे की तरफ मूव करेगा यानी फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की वजह से वो आगे मूव करेगा, जब आगे मूव करेगा तो आगे एयर रेजिस्टेंस भी तो है, वो उसको पीछे धकेलेगी। जब तक फॉरवर्ड थ्रस्ट उसको ओवरकम नहीं करेगा एयर रेजिस्टेंस को उस वक्त तक वो आगे नहीं मूव कर सकता। यानी आगे मूव करने के लिए, फॉरवर्ड मूव करने के लिए जो फॉरवर्ड थ्रस्ट है उसकी फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की वजह से जनरेट हुआ है उसको लाजमी तौर पर एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करना चाहिए। इसी वजह से वो अपना स्टडी मोशन मेंटेन रख सकेगा। तो यहां से क्या मालूम हुआ कि थ्रस्ट और ड्रैग ये बैलेंस होने चाहिए। अब ये जो दोनों कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, लिफ्ट इक्वल्स वेट और थ्रस्ट इक्वल ड्रैग, ये कंडीशंस हमें कहां से मिलती हैं? पहली कंडीशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलती है, दूसरी कंडीशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मिलती है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो जनरल स्टेटमेंट आपने पढ़ी है वो क्या है? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कोई भी बॉडी जो रेस्ट पर हो वो उस वक्त तक रेस्ट पर रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, और जो बॉडी मूव कर रही है वो भी उस वक्त तक मोशन में रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। यहां पर हमने क्या कहा है कि जब अपवर्ड लिफ्ट फोर्स
और डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगी आपस में, तो उस केस में क्या होगा कि वो कांस्टेंट हाइट मेंटेन रख सकता है। देखिए एक मरतबा ये बैलेंस हो गई, बर्ड ने अपनी कांस्टेंट हाइट मेंटेन कर ली, अब उसने हॉरिजॉन्टली मूव करना है, वर्टिकली तो मूव नहीं करना। तो इस केस में क्या होगा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है उसी से फिर हम ये निकालते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड। ये भी आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जब बैलेंस हो जाएगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंटली अपनी वेलोसिटी के साथ मूव कर लेगा। और ये हमें कहां से बात पता चलती है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। दूसरी कंडीशन क्या है? थ्रस्ट इक्वल्स ड्रैग। ये कहां से मिलती है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। देखिए जो बर्ड है वो अपने फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की वजह से आगे की तरफ मूव करेगा। ऑब्वियसली जो फ्लैपिंग ऑफ विंग की वजह से फॉरवर्ड थ्रस्ट जनरेट हुआ है वो एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा। तो यहां पर हमने यही कहा है, द बर्ड पुशेस एयर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। लेकिन जब वो बैकवर्ड एयर को पुश करेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। जब एयर को बैकवर्ड पुश करेगा तो उसको फॉरवर्ड पुश मिलेगा, इसकी वजह से वो आगे मूव करेगा। और डाउनवर्ड पुश, देखें जब बर्ड एयर को डाउनवर्ड पुश करेगा अपने फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की वजह से तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। जब बर्ड एयर को डाउनवर्ड पुश करेगा तो ऑब्वियसली उसको अपवर्ड पुश मिलेगा एज ए रिएक्शन। यही वजह है कि वो आगे भी मूव कर सकता है और ऊपर भी मूव कर सकता है। और ये कंडीशन हमें कहां से मिलती है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। अब जब बर्ड क्या करेगा? डाउनवर्ड पुश करेगा, एयर उसको अपवर्ड पुश करेगी। जब बर्ड एयर को बैकवर्ड पुश करेगा तो एयर उसको फॉरवर्ड पुश करेगी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब डाउनवर्ड एयर को पुश करेगा तो उसको जो पुश मिलेगा वो अपवर्ड होगा। जब ये बैकवर्ड एयर को पुश करेगा तो एयर जो उसको पुश करेगी वो फॉरवर्ड करेगी। यहां पर अपने इस पैटर्न का खास ध्यान रखना है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी डाउनवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों पहले पहले हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये दोनों दूसरे दूसरे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अब यहां पर क्या करते हैं? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड लिख के द एयर पुशेस इट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो भाई वहां पर थोड़ी तरतीब डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि डाउनवर्ड के साथ क्या है? अपवर्ड, बैकवर्ड के साथ क्या है? फॉरवर्ड। तो इस वजह से आपने जो सेंटेंस मेकिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो यहां तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली समझ आ चुका है कि दो मेन कंडीशंस हैं जिनकी वजह से बर्ड जो है वो फ्लाई करता है एयर में। पहली कंडीशन क्या थी? जो अपवर्ड लिफ्ट फोर्स है उसके विंग्स की वजह से जनरेट हुई है उसको लाजमी तौर पर ओवरकम करना चाहिए डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी को, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट हाइट मेंटेन रखेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो फॉरवर्ड थ्रस्ट जनरेट हुआ है फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की वजह से उसको लाजमी तौर पर ओवरकम करना चाहिए एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग। एयर रेजिस्टेंस को हम ड्रैग भी कहते हैं, ताकि वो अपना स्टेडी मोशन मेंटेन रख सके। अगर कोई भी बर्ड ये वाली दो कंडीशन फुलफिल करेगा तो उस केस में वो फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.4। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस फॉर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए व्हीकल आर। कहते हैं कि वो वाले सर्कमस्टेंसेस आप बताएं जिनमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो व्हीकल की हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। v is 0 but a is not 0, पहला केस है। दूसरा केस क्या है? a is 0 but v is not 0। तीसरा केस क्या है? परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहां पर रफ में, उसके बाद फिर हम इसका आंसर लिख लेंगे। सबसे पहला क्या केस है? v वेक्टर इज इक्वल टू 0 और a वेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अब ये वाली कंडीशन किस वक्त होगी? देखें जब आप कार को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इनिशियली तो कार रेस्ट पर होती है, उस केस में वेलोसिटी तो 0 होती है, बट जो इंजन है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी आपने एक्सेलरेटर को प्रेस किया, वहां पर एक्सेलरेशन तो कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से a वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा और v वेक्टर 0 होगा। व्हेन कार इज जस्ट अबाउट टू मूव और कार इज स्टार्टिंग टू मूव, तो इस केस में क्या होता है कि v 0 होती है, क्योंकि इनिशियली कार क्या है? रेस्ट पर है और वहां पर आपने एक्सेलरेटर को दबाया है, जिसकी वजह से इंजन ने फोर्स अप्लाई की है और एक्सेलरेशन तो वहां पर प्रोड्यूस हुई है और कार ने फिर देन मूव करना स्टार्ट कर दिया। बट एट द मोमेंट जब कार ने बिल्कुल मूव करना स्टार्ट किया उस केस में क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल 0 थी तो v वेक्टर 0 होगा और a वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? a वेक्टर इज 0, यानी a वेक्टर तो क्या होगा? 0, एक्सेलरेशन 0 होगी बट वेलोसिटी 0 नहीं होगी, v वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। ये केस कब होगा? देखिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, उस केस में a वेक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी vf माइनस vi/t, ये होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी जितनी पहले थी इतनी बाद में, इसका मतलब है vf और vi आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से a इज इक्वल टू 0/t
और ए आपके पास क्या हो जाएगा 0, और ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी तो 0 नहीं है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, बट एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा। देन क्या कहता है, परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यानी जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है किस केस में आपस में परपेंडिकुलर होती है। देखिए जब एक कार ने लेट से मूव करना स्टार्ट किया है, वो टर्न लेती है, तो उस केस में क्या होता है, कुछ इस तरह का कर्व्ड पाथ बनता है आपके पास कि यहां से उसने टर्न लिया है। इसको अगर हम कंप्लीट करें तो ये कुछ सर्कुलर पाथ बनेगा इस तरह से, यानी अगर इस आर्क को हम कंप्लीट करें तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है, यहां पर इसका सेंटर होगा। अब इस केस में क्या होता है, देखिए लेट्स से कार यहां से इस तरफ मूव कर रही है, अब उसकी जो वेलोसिटी की हर वक्त डायरेक्शन है वो तो टेंजेंट टू दी सर्कल होगी, कुछ इस तरह से यहां पर आपके पास, यानी कुछ इस तरह से लेट्स से इस पॉइंट पर कार मूव कर रही है। अब जो कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो तो फॉरवर्ड है, यानी वी वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। अब ये वी क्या है, टेंजेंट टू दी सर्कल है, यानी ये वाला जो कर्व पाथ है ये एक्चुअली सर्कल का ही एक पार्ट है। तो ये जो वेलोसिटी है ये टेंजेंट टू दी सर्कल है। टेंजेंट टू दी सर्कल का क्या मतलब है, टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल को जस्ट एक ही पॉइंट पर टच करती है, वो ये वाला पॉइंट है। लेट्स से इस पॉइंट पर अगर लेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, ऑल्दो वो सर्कुलर इस तरह से टर्न कर रही है, कार मूव कर रही है, बट डायरेक्शन तो इस तरह ही है। इस केस में डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी, हर बार डायरेक्शन इस तरफ होगी। और जो एक्सेलरेशन है, जब एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करेगी तो वहां पर एक्सेलरेशन कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा इनवर्ड पॉइंट करती है। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाकर एक्सप्लेन करूंगा। ए वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। अब यहां पर देखें इस वेलोसिटी वी वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री। तो यही कह रहा था कि किस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो ये उसी केस में परपेंडिकुलर होती है जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है। अब यहां पर इसी चीज को हमने उठाकर लिख दिया है। सबसे पहले पार्ट में क्या था, वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बट ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, यानी वेलोसिटी तो 0 हो बट एक्सेलरेशन नॉट 0 हो। और इसके बारे में आपको बताया था कि उस केस में होता है जब व्हीकल रेस्ट से स्टार्ट करती है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, एट द मोमेंट द व्हीकल स्टार्ट मूविंग, यानी बिल्कुल उस मोमेंट पर जब व्हीकल जस्ट मूव करने लगी होती है, यानी कोई भी कार जब मूव करने लगी होती है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ऑब्वियसली वहां पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी क्योंकि उसने भी मूव नहीं किया, रेस्ट पर है। सिंस अ फोर्स इज अप्लाइड, लेकिन क्योंकि फोर्स अप्लाई होती है जब आप एक्सीलरेटर को दबाते हैं तो वहां पर इंजन क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, सो देयर इज अ नॉन जीरो एक्सेलरेशन, तो वहां पर एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं होती, दैट कॉजेज इट टू गेन स्पीड। एक्सेलरेशन 0 नहीं होती, इसी वजह से तो वो स्पीड गेन करता है। तो यहां पर आपको मालूम हो गया कि वी वेक्टर उस केस में 0 होगा और ए वेक्टर उस केस में नॉट इक्वल टू 0 होगा जब कार जस्ट स्टार्ट करने लगी होगी या कोई भी व्हीकल जब स्टार्ट करने लगा होगा रेस्ट से। दूसरा केस क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 बट वी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन तो 0 हो बट वेलोसिटी 0 ना हो। तो ये कब होता है कि जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है या कोई भी व्हीकल जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि ए वेक्टर 0 होगा और वी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसकी भी आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, व्हेन ए व्हीकल इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कोई भी व्हीकल कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव करेगा ऑन ए स्ट्रेट फ्रिक्शनलेस रोड। अब ये वाला सेंटेंस बहुत जरूरी है, ऑन ए स्ट्रेट फ्रिक्शनलेस रोड, रोड का स्ट्रेट होना भी लाजमी है और फ्रिक्शनलेस होना भी लाजमी है, उसी केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकती है। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी तो उस केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रखना बहुत ही कम्प्लेक्स है। इट्स एक्सेलरेशन इज 0, तो उस केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन 0 होगी क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वहां पर कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। देखिए जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ऑब्वियसली v तो कुछ ना कुछ है बट वो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, इसकी वजह से a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी a वेक्टर एक्सेलरेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। थर्ड क्या है, v वेक्टर एंड a वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस केस में आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये उस केस में होता है जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, यानी सर्कल के अलावा मूव कर रही होती है, या कोई भी कार जब टर्न करती है तो उस केस में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो तो फॉरवर्ड पॉइंट कर रही होती है, यानी टेंजेंट टू द सर्कल होती है, जबकि एक्सेलरेशन जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, क्योंकि सर्कल में मूव करने वाली बॉडी की एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होती है और वो एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर पॉइंट करती है इस तरफ। अब वी वेक्टर और ए वेक्टर आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो 90 डिग्री का है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वी वेक्टर और ए वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होते हैं, यानी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल, और एक्सेलरेशन क्या होती है, रेडियल होती है।
इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ। द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, जो वेलोसिटी v वेक्टर है वो टेंजेंट टू द सर्कल है यहाँ पर, जबकि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर है a वेक्टर वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि ये आपस में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं v वेक्टर और a वेक्टर, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये v वेक्टर और a वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.5, डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसका रेंज और मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल पर क्या असर होता है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑलरेडी मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आपको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वाले आर्टिकल्स पढ़ाए थे। वहां पर भी हमने यही देखा था कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये दोनों चीजें क्या होती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भी और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, देखिए हमने कुछ इस तरह से कंसीडर किया था। यहां पर ये एक्स एक्सिस है, यहां पर क्या है, वाई एक्सिस, और प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है। यहां से यहां तक ये क्या था, मैक्सिमम हाइट, और यहां से यहां तक ये क्या थी, रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि उस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है वो क्या थी, रेंज, और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस यानी जितना हाईएस्ट पॉइंट तक वो क्या थी, मैक्सिमम हाइट। अब हमने दोनों चीजें डिस्कस करनी है कि रेंज पर क्या फर्क पड़ता है एयर रेजिस्टेंस का और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी इस एच पर क्या फर्क पड़ेगा जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी, और इस आर पर क्या फर्क पड़ेगा जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी। तो ये दोनों डिक्रीज होंगी ऑब्वियसली। देखिए यहां पर ये कौन सी वेलोसिटी थी, वी आई वेक्टर, ये वेलोसिटी थी। अब ये जो वी आई वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स थे, वी आई एक्स जो किस इक्वल था, वी आई कास थीटा, और वी आई वाई ये किस इक्वल था, वी आई साइन थीटा। ऑब्वियसली वेक्टर इसके दो कंपोनेंट्स थे क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स में भी और वाई में भी, इसलिए इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी था, वाई कंपोनेंट भी था। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट उस लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्ली, यहां से रिजॉल्व करके कि वी आई कास थीटा आता है और वी आई वाई वी आई साइन थीटा की इक्वल आता है। इफेक्ट ऑन मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट इज h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये फार्मूला भी आपको मैंने प्रॉपर्ली डिराइव करना सिखाया था कि किस तरह आपने इसको डिराइव करना है, और पेपर में जब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह आपने प्रॉपर्ली हेडिंग्स की फॉर्म में अरेंज करके लिखना है। यहां पर वही वाला फार्मूला हमने लिखा है। अब जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी, देखिए हाइट क्या है, हाइट वर्टिकल है ना, इस तरह से कि कितना उसने मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, तो ऑब्वियसली यहां पर फिर कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होगा, वी आई साइन थीटा, यानी वर्टिकल वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर इन्वॉल्व होगा। अब देखें जब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी तो जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा। यहां से ऑब्जेक्ट ने मूव किया, आगे एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज करता जाएगा, जिसकी वजह से हाइट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इनफैक्ट क्या हुआ है कि वी आई साइन थीटा डिक्रीज हुआ है, यहां पर वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं वी आई साइन थीटा इंटू वी आई साइन थीटा। तो यहां पर एक्चुअली एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में जो वी आई साइन थीटा यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हाइट क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। यही बात हमने लिखी है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द अपवर्ड वेलोसिटी वी आई साइन थीटा इज रिड्यूस्ड ड्यू टू ड्रैग। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आगे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, वी आई एज ए होल रिड्यूस होगी, वी आई का एक्स कंपोनेंट भी रिड्यूस होगा और वाई कंपोनेंट भी रिड्यूस होगा, लेकिन हाइट क्योंकि वर्टिकल है इसलिए यहां पर हम वाई कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द अपवर्ड वेलोसिटी वी आई साइन थीटा डिक्रीज हो रही है, इज रिड्यूस्ड ड्यू टू ड्रैग। किस वजह से, ड्रैग की वजह से। एज ए रिजल्ट द वैल्यू ऑफ एच बिकम स्मॉलर, जिसकी वजह से एच की वैल्यू यानी हाइट की वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है। सो द प्रोजेक्टाइल रीचेज अ लोअर हाइट, इसलिए प्रोजेक्टाइल अपनी पूरी हाइट तक नहीं पहुंच पाता बल्कि कम हाइट तक पहुंचता है। इफेक्ट ऑन रेंज, देखिए मैंने आपको बताया है कि वी आई के दोनों कंपोनेंट रिड्यूस होंगे, वी आई एक्स भी वी आई वाई भी। वी आई वाई के रिड्यूस होने की वजह से क्या हुआ है, मैक्सिमम हाइट रिड्यूस हुई है। वी आई एक्स यानी इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट के रिड्यूस होने की वजह से रेंज रिड्यूस होगी, क्योंकि रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे, द फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज इज आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये आपने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा हुआ है, लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब यहां पर देखें तो इस फार्मूला को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इससे पहले हमने लिखा था वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वी आई काज थीटा
डिवाइडेड बाय जी। इसी से फिर हमने ये वाली चीज निकाली थी। यहां पर देखें तो रेंज के केस में क्योंकि हम कह रहे हैं कि वी आई एक्स, जो एक्स कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का वो डिक्रीज हो रहा है, यानी ये चीज आपके पास डिक्रीज हो रही है वी आई कास थीटा। यहां से जब वी आई कास थीटा डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली यहां से आर की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो हमने क्या लिखा, एयर रेजिस्टेंस स्लोज डाउन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, यानी वी आई कास थीटा कम हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस के प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग द ओवरऑल इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी वजह से ये जो वी आई है ये डिक्रीज कर जाएगी। दिस लीड टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर सो द रेंज बिकम शॉर्टर। इसकी वजह से क्या होगा कि आर की वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी और रेंज शॉर्ट हो जाएगी। अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें तो क्या होगा कि जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाता है तो वहां पर उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है। देखिए एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंस है, एयर रेजिस्टेंस आगे से उसको रेजिस्ट करेगी जब वो आगे जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली उसकी इनिशियल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी डिक्रीज होगा, वाई कंपोनेंट भी डिक्रीज होगा। एक्स कंपोनेंट के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि रेंज डिक्रीज हो जाएगी, वाई कंपोनेंट के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि इस केस में क्योंकि वी आई साइन थीटा डिक्रीज हो जाता है इसलिए एच डिक्रीज हो जाता है, इस केस में क्योंकि वी आई कास थीटा डिक्रीज हो जाता है इसलिए आर भी शॉर्टर हो जाता है, यानी रेंज शॉर्ट हो जाती है। तो यहां पर ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। ये जो मैं यहां पर लाइंस लगाने के बाद लिखता हूं ये जस्ट रफ वर्क होता है आपको समझाने के लिए, इसको आपने नोट्स में नोट नहीं करना, नोट्स में जस्ट आपने ये वाला आंसर ही लिखना है और इसी तरह का आंसर आपने पेपर में लिखना है। जब आप इस तरह से प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में लिख कर आएंगे तो बहुत ही जबरदस्त मार्क्स आपको मिल सकते हैं। यहां पर अब हम कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर नंबर 2 के, इसलिए इनको डिस्कस करना यहां पर जरूरी था। तो इनमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो यूजुअली पेपर में बहुत ज्यादा आता है वो कुछ इस तरह से है, व्हाई स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स आर नोन एज डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। यानी दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके दरमियान एक एंगल है थीटा, उनका स्केलर प्रोडक्ट आप किस तरह से लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये किस तरह से आता है ये ऑलरेडी मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर बस हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखना है जिसको लिखने से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय अ डॉट। देखिए अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब है इसको डिनोट किया जाता है दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगाकर, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यही सेंटेंस हम लिखा है बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी स्केलर प्रोडक्ट को हम दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट डालकर रिप्रेजेंट करते हैं, सो इट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर इज गिवन बाय। दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके दरमियान एंगल थीटा है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह से लिखते थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये एन यूनिट वेक्टर क्या है, ये नॉर्मल टू द प्लेन है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका रिजल्ट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो ये एन यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Where n unit vector is the unit vector normal to the plane containing a vector and b vector। जब मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया था तो वहां पर प्रॉपर मैंने आपको डायग्राम बनाकर समझाया था कि किस तरह a वेक्टर और b वेक्टर एक प्लेन में लाई करते हैं और जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन है वो नॉर्मल टू दी प्लेन है। तो ये n यूनिट वेक्टर इज नॉर्मल टू दी प्लेन कंटेनिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर। बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स। देखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को किस तरह से डिनोट करते हैं, क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स से, इसी वजह से हम इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और हमने लिख दिया बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस डालकर रिप्रेजेंट किया जाता है, सो इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि यूजुअली पेपर में पूछा जाता है, इस चैप्टर से रिलेटेड है। स्टेट व्हेन स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इट्स मीन पॉजिटिव, जीरो एंड मिनिमम मीन नेगेटिव। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर इज गिवन बाय। देखिए दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके दरमियान अगर एंगल थीटा बन रहा है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमें इस तरीके से मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये जो तीनों केसेस हैं मैक्सिमम, जीरो और मिनिमम, ये ऑलरेडी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वाले लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। क्योंकि पेपर में इस तरह से सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है, इसलिए आप नोट्स में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग के नीचे इस क्वेश्चन को भी लिखें। अब यहां पर जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी इस एक्सप्रेशन में जब थीटा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 0 क्या होता है 1, सिंस cos 0 1 आपने यहां पर लिख देना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू 1 क्या हो जाएगा ए बी। इसका मतलब है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो उस केस में मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, क्योंकि वो ये पूछ रहा था ना कि स्टेट व्हेन स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किस केस में होता है? जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना होता है 0 डिग्री। ये भी मैंने आपको उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 किस तरह होता है और क्यों होता है। देन नेक्स्ट क्या है, व्हेन इट इज 0 when theta is equal to 90 degree a vector dot b vector is equal to ab cos 90 degree a vector dot b vector is equal to ab cos 90 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहां पर आप लिख देना है 3 डॉट्स डाल के since cos 90 is equal to 0 a vector dot b vector क्या हो जाएगा ab into 0 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स उस केस में 0 आएगा जब आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। दस स्केलर प्रोडक्ट इज 0 व्हेन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि वो यही पूछ रहा था ना 0। तो दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उस केस में 0 होगा जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्या कंडीशन पूछ रहा था, मिनिमम किस केस में होंगे? तो मिनिमम कब होंगे? जब थीटा 180 डिग्री होगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री क्या होता है -1 के इक्वल, तो -1 यहां पर लगा दे ए बी इंटू -1 ये क्या हो जाएगा -ab। यहां से फिर क्या मिला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -ab। यहां पर इंप्लाइज भी आप डाल लें। तो इस केस में यहां से आपको पता चल रहा है कि -ab की इक्वल आया, यानी मिनिमम आया है। The scalar product is negative when two vectors a vector and b vector are anti-parallel to each other। देखिए जब 180 डिग्री एंगल होता है दो वेक्टर्स के दरमियान, तो कौन से वेक्टर्स होते हैं? एंटी पैरेलल। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था उस लेक्चर में कि 180 डिग्री एंगल का एक्चुअली मतलब क्या है। तो स्केलर प्रोडक्ट उस केस में नेगेटिव होता है जब दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या होते हैं एंटी पैरेलल। तो यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अगर इस क्वेश्चन को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वाला लेक्चर सुने, वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज 0 एंड मैक्सिमम। कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड कब 0 होता है और कब मैक्सिमम होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर प्रोडक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। किस तरह से, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ये दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर वो एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं तो उस केस में उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये से वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बाय दो लाइंस डाल के मैग्नीट्यूड हम शो करते हैं, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। देखिए एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है 1, तो 1 साथ लिखें ना लिखें एक ही बात है। वेयर एन यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिस तरह भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब यहां पर जब थीटा 0 डिग्री होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन 0 क्या होता है 0। यहां पे हम लिख भी देना है सिंस साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था पहले कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज 0, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। थीटा कब 0 डिग्री होता है, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। इसलिए हमने यहां पर लिखा है दस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज 0 व्हेन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ब्रैकेट में यहां पर हमने एंटी पैरेलल लिखा है क्योंकि एंटी पैरेलल के केस में थीटा 180 डिग्री होता है। जब यहां पर आप 180 डिग्री पुट करेंगे तब भी आंसर 0 ही आएगा। दूसरा केस को क्या पूछ रहा था, कब मैक्सिमम होगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री किस इक्वल होता है 1 के इक्वल। आपने 3 डॉट्स डाल के इसका मतलब है सिंस लिख देना है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहां पर साइन 90 डिग्री की जगह पर आपने 1 पुट करना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी इंटू 1। अब ए बी इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। अब यहां से क्या मालूम हो रहा है कि जब थीटा 90 डिग्री है ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान, उस केस में
जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो मैक्सिमम होता है। दस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यानी इस वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा व्हेन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा 90 डिग्री बना रहे हो, तो उस केस में उनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस इक्वल आ रहा है, ए बी के। नेक्स्ट है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस, जो कि आपकी बुक पर पेज नंबर 46 पर दिए गए हैं। ये 8 कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं, तो इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये जितने भी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे मैं आपको थ्योरी के लेक्चर्स में कंप्लीट करवा चुका हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2.1 है डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट, राइट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन ये लेक्चर नंबर 21 में हमने किया था, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ये लेक्चर नंबर 22 था। यानी लेक्चर नंबर 21 और 22 में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया था वो सारे का सारा उठाकर आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। देन क्वेश्चन नंबर 2.2 डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डिस्कस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ये हमने लेक्चर नंबर 23 में किए थे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ये लेक्चर नंबर 24 था। लेक्चर नंबर 23 और 24 में हमने जो कुछ किया था वो सारे का सारा उठाकर आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 2.2 में लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.3 है डिराइव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड से आपने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी है। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 26, 28 और 30। 26 में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था बाय ग्राफिकल मेथड, 28 में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, और लेक्चर नंबर 30 में डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देन क्वेश्चन नंबर 2.4 है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन। अब यहां पर अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और इसके साथ साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी है। तो ये लेक्चर नंबर 32 है, इसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ ये एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.5 है डिराइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट अटेन्ड एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तीनों की तीनों चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 33 में एक्सप्लेन की हुई हैं, और वहां पर भी मैंने आपको यही क्वेश्चन लिखकर बताया था कि आपने इसमें क्या क्या और कितना कितना लिखकर आना है। क्वेश्चन नंबर 2.6 एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल। लेक्चर नंबर 37 में मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में बताया था, और इसके साथ साथ ये जो स्टेटमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल, ये भी वहां पर मैंने आपको प्रूव करके दिखाई थी। उस लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा था वो सारे का सारा आपने क्वेश्चन नंबर 2.6 में लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.7 है एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस लेक्चर नंबर 41 में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, तो जो कुछ उस लेक्चर में पढ़ा था आपने विद प्रॉपर हेडिंग्स वो इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.8 एक्सप्लेन एन इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशंस। अब यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन भी लिखनी है और इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस भी। तो इसके लिए आपने लेक्चर नंबर 40 देखना है, उसमें इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एक्सप्लेन की हुई है, और लेक्चर नंबर 42 में इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। यानी उन 2 लेक्चर्स में हमने जो कुछ पढ़ा था विद प्रॉपर हेडिंग्स आपने इस क्वेश्चन नंबर 2.8 के आंसर में लिख देना है। अब ये लेक्चर नंबर्स आपको कहां से मिलेंगे, जितने भी थंबनेल्स हैं इन लेक्चर्स के, हर थंबनेल पर आपको लेक्चर नंबर मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इसी तरह सो ऑन, और ये सारे के सारे लेक्चर्स अगर आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएंगे। फाइनली आज के लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, और उसके बाद कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। फाइनली कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।